नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करें जो शायद हम सबके जहन में कहीं न कहीं घूम रहा है। क्या दुनिया क्या दुनिया वाकई एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है विश्व युद्ध 3.0 शांति या तबाही। और आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वैश्विक हालात असल में कितने गंभीर हैं और भविष्य क्या संकेत दे रहा है। इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत सीधे और कह सकते हैं परेशान करने वाले सवाल से होती है। सवाल है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर दरवाजे पर खड़ी है? और ये सवाल देखिए आजकल की हेडलाइंस देखकर तो और भी ज्यादा वजनदार लगता है ना? बिल्कुल। रूस यूक्रेन युद्ध वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चीन और ताइवान के बीच तनाव रोज बढ़ता जा रहा है और मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट वहां भी अस्थिरता कम नहीं हो रही है। ये वो खास तनाव के केंद्र हैं जिनका जिक्र इस विश्लेषण में किया गया है। एक साथ होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जैसा कि ये विश्लेषण भी इशारा कर रहा है। इतिहास अगर देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे क्षेत्रीय संघर्ष वही बड़ी वैश्विक आग में बदल गए। और जब एक ही समय में दुनिया के इतने अलग अलग कोनों में बड़ी ताकतों के हित टकरा रहे हों, तो जाहिर है वैश्विक स्थिरता पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही बात है। यूक्रेन, ताइवान, मध्य पूर्व, ये तीनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप कह सकती हैं जरा सी भी चूक के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ठीक है। तो इस स्थिति की गंभीरता को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये विश्लेषण एक बहुत ही भयानक संभावना की तरफ भी इशारा करता है। वो ये कि अगर परमाणु हथियार रखने वाले देश मतलब न्यूक्लियर पावर्स अगर वो सीधे तौर पर आपस में भिड़ गए तो नतीजा सिर्फ एक होगा, तबाही। हाँ, ये शब्द तबाही अपने आप में कितना भारी है। विश्लेषण बिल्कुल साफ कहता है कि इसमें कोई जीतेगा या हारेगा नहीं, नहीं, सिर्फ समझांश होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आप कहें भावनात्मक शब्द नहीं है यहाँ पर। जब विश्लेषण परमाणु टकराव को सीधे तबाही से जोड़ता है तो वो हमें असल में परमाणु युग की उस कड़वी सच्चाई की याद दिला रहा है जिसे शीत युद्ध के दौरान MAD कहा जाता था। MAD यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, आपसी सुनिश्चित विनाश। हाँ, वही म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मूल तर्क क्या था कि अगर दो परमाणु ताकतें एक दूसरे पर हमला करती हैं तो दोनों का ही पूरी तरह से नष्ट होना तय है। तो फिर हमला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो एक तरह से आत्महत्या हुई। हाँ, सही है। तो ये डर ही था जो एक तरह का एक संतुलन बनाए रखता था। तो ये MAD वाला तर्क ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? या शायद आज स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है, क्योंकि शीत युद्ध में तो मुख्य रूप से दो ही महाशक्तियां थीं। सही कह रहे हैं आप। पर आज तो देखिए कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं और क्षेत्रीय समीकरण भी कितने उलझे हुए हैं। बिल्कुल, विश्लेषण असल में इसी बदली हुई हकीकत की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। आज दुनिया बहुध्रुवीय है, मल्टीपोलर, कई परमाणु शक्तियां हैं और साथ ही कई ऐसी क्षेत्रीय ताकतें भी हैं जिनके पास बहुत उन्नत किस्म के हथियार हैं, भले वो परमाणु ना हो। अच्छा। इससे क्या होता है कि गलतफहमी का खतरा बढ़ जाता है, किसी दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, या किसी छोटी सी क्षेत्रीय घटना के नियंत्रण से बाहर होकर बड़े संघर्ष में बदलने का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी। हाँ, एक छोटी सी चिंगारी भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है, और अगर उसमें परमाणु शक्तियां उलझ गई तो परिणाम वाकई तबाही हो सकता है, जैसा विश्लेषण कहता है। ये खेल अब सिर्फ दो खिलाड़ियों का नहीं रहा। ये तो तस्वीर का एक बेहद चिंताजनक पहलू हुआ। लेकिन फिर ये विश्लेषण एक दूसरी दिशा में भी जाता है। दिलचस्प बात है, ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं बजा रहा, बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर्स का भी जिक्र करता है जो शायद हमें इस तबाही से बचा सकते हैं। इसमें कुछ विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबल ट्रेड और कूटनीति डिप्लोमेसी, ये अभी भी वो ताकतें हैं जो तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है ना? हाँ, ये विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये तर्क असल में आपसी निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित है, इंटरडिपेंडेंस जिसे कहते हैं। अच्छा, इंटरडिपेंडेंस। हाँ, मतलब जब देशों की अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल ट्रेड के जरिए एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं तो युद्ध का मतलब सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता, बल्कि अपनी ही अर्थव्यवस्था को तबाह करना भी होता है। हाँ, ये बात तो है। आप सोचिए, अगर देश A देश B से कच्चा माल लेना बंद कर दे, या देश C देश D के बाजार में अपना सामान बेचना बंद कर दे, तो दोनों ही पक्षों को कितना भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो आर्थिक मजबूरियां हैं, ये देशों को सीधे टकराव से बचने के लिए प्रेरित कर सकती हैं,
ये एक तरह का ब्रेक है। और कूटनीति, डिप्लोमेसी, उसका क्या रोल है इसमें? क्या बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं? विश्लेषण तो यही कहता है कि हाँ, खुले हैं। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी वो जरिया है जिससे देश आपस में बात कर सकते हैं, गलतफहमियां दूर कर सकते हैं, तनाव कम करने के रास्ते तलाश सकते हैं। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों या फिर दो देशों के बीच सीधी बातचीत हो, बायलैटरल टॉक्स, ये सब कूटनीतिक माध्यम है। अब देखिए, ये हमेशा सफल हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन इनकी मौजूदगी, इनका होना ही संघर्ष को टालने का एक अवसर तो देता ही है। सही बात। तो विश्लेषण इन दोनों को, यानी व्यापार और कूटनीति, इनको शांति बनाए रखने वाले अहम स्तंभ मानता है। ये वो ब्रेक्स है जो दुनिया को युद्ध की ढलान पर शायद लुढ़कने से रोक सकते हैं। तो मतलब एक तरफ तो परमाणु युद्ध का वो भयानक डर है जो पीछे हटने को मजबूर करता है जी, और दूसरी तरफ ये आर्थिक और राजनयिक रिश्ते हैं जो साथ बनाए रखने का दबाव डालते हैं। ये तो एक अजीब सी कश्मकश वाली स्थिति हो गई। हाँ, विश्लेषण हमें इसी विरोधाभास के बीच लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बेहद नाजुक संतुलन है, बहुत डेलिकेट बैलेंस, और विश्लेषण इसी नाजुक स्थिति को उजागर कर रहा है। एक और क्या है, भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, पुरानी ऐतिहासिक दुश्मनी है, राष्ट्रवाद का उभार है। ये सब वो ताकतें हैं जो तनाव बढ़ा रही हैं, टेंशन बढ़ाने वाली। और दूसरी ओर आर्थिक हित है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, बातचीत की लगातार कोशिशें हैं। ये सब शांति बनाए रखने वाली ताकतें हैं। अच्छा। और दुनिया इन्हीं